ये नोट हो गया देखो सबका? ठीक है, तो आप इस पे आ जाओ आप, है ना। ये आपका टेस्ट सिलेबस था। तो बेसिकली जो रिडॉक्स के क्वेश्चंस होते हैं, रिडॉक्स के क्वेश्चन का हमें फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। अगर हम फ्लो चार्ट नहीं बना पाते हैं तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें तकलीफ आती है ना। ओके, फाइंड के बाद क्या लिखा हुआ है? फाइंड परसेंटेज प्योरिटी लिखा हुआ है। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी लिखा हुआ, अभी भी लोग नहीं कर पाए। देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बार देख लो। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, टेक एसिडिक मीडियम। हो गया? चलो अब यहां से क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, ठीक है, तो फिर आप जो है ना इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। किसी मतलब रिडॉक्स के क्वेश्चन को हमेशा फ्लो चार्ट से बना के करना चाहिए। तो फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट में क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि FeSO4.7H2O है। ये कितना था? ये 250 ग्राम था, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे। ये 250 ग्राम था, इसमें पानी मिलाया, है ना, कुछ एसिडिफाई भी किया होगा, H+ मिला दिया होगा, क्योंकि बाद में एसिडिक मीडियम लेने की बात कर रहा है। तो 1000 ml बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये क्या है? ये आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, यही आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। इससे क्या करते हैं, इससे 10 ml निकाले जाते हैं केवल, है ना। वो जो 10 ml है उसका रिएक्शन कराया जाता है केमोनोफोर से, ठीक है। और केमोनोफोर कितना लगता है? केमोनोफोर लगता है 20 ml, 20 ml 1/m/5 मोलर, है ना, ये लगता है। तो m/5, है ना, ठीक है। यहाँ पर जो m/5 होगा, है ना, तो m/5 जो होगा वो क्या होगा? ये मोल m/5 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब पता क्या है? m तो मोलरिटी का सिंबल है, ओके, और न्यूमेरिकल वैल्यू मोलरिटी की 1/5 है। ऐसा कुछ समझिएगा, है ना। m इज द सिंबल, m 1/5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, वो सिंबल होता है। ओके, चलो ये भी बता दिया आपको। तो यहाँ पे इसके बाद इतना यूज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक। नाउ अब एक बात बताओ कि जो केमोनोफोर यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ होगा? केमोनोफोर किससे रिएक्ट करेगा? बताओ जरा चैट पे, केमोनोफोर किससे रिएक्ट करेगा? FeSO4 से करेगा। कितने ml में रिएक्शन होगी? कितने ml में रिएक्शन होगी? हाँ, अच्छा 25 ml लिया था क्या? सॉरी, यहाँ पे 25 ml है, गलत लिख गया हूँ मैं, यहाँ पे गलत लिख गया हूँ। यहाँ पे 10 ml नहीं है, 25 ml है, सही कर लीजिएगा, है ना। ठीक कर दिया, मैंने भी ठीक कर दिया। 10 ml की जगह 25 ml है, हाँ ठीक है, गुड, आ गया आ गया। 25 ml में जो FeSO4 होगा, 25 ml में जो FeSO4 होगा उससे रिएक्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पे जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, इस बात का क्या मतलब निकालोगे? हाँ, दो सब्सटेंस आपस में कंप्लीट रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए इक्विवेलेंट में? दो सब्सटेंस के बीच में कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, इसकी इक्विवेलेंट में क्या कंडीशन होनी चाहिए? हाँ, हाँ, इक्विवेलेंट्स आपस में क्या हो जाने चाहिए? वो इक्वल हो जाने चाहिए, है ना। दोनों के इक्विवेलेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? वो इक्वल हो जाने चाहिए, है ना। दोनों के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये रिएक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो किस में परफॉर्म कर रहे हैं? 25 ml में परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। 25 ml के अंदर आप कहोगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर। फिलहाल आपको केमोनोफोर के बारे में पता है। केमोनोफोर का अगर हम 20 ml को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करेंगे तो क्या बनेगा? मिलीमोल्स बनेगा, वेरी गुड। और मिलीमोल्स को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा?
मिली इक्विवेलेंट बन जाएंगे। तो इस तरीके से 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, यू विल गेट 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो इतने ही मिली इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, इसलिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 कितने हो जाएंगे बोलो, कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, ये 20 मिली इक्विवेलेंट कितने ml में है, FeSO4 के ये 20 मिली इक्विवेलेंट कितने ml में है, 25 ml में है। और पूरा का पूरा FeSO4 कितने ml में प्रेजेंट है, पूरा का पूरा हाँ 1000 ml में प्रेजेंट है। तो 25 में अगर 20 है, अगर 25 ml में FeSO4 20 मिली इक्विवेलेंट है, तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1000 ml में कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 25 इंटू 1000, तो ये 40 हो जाएगा यहाँ पे, तो 800 मिली इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर इसका आप क्या करते, एक बार अगर स्टूडेंट इस तरीके का फ्लो चार्ट बना लेता है तो कितना जल्दी काम करता है देखना, वो इसको मल्टीप्लाई करता फटाफट, इसको मल्टीप्लाई करता, कहता 20 इंटू 1/5 इंटू 5 दैट बिकम 20 मिली इक्विवेलेंट। वो समझ जाता है यार यही मिली इक्विवेलेंट किसके होंगे, यही मिली इक्विवेलेंट। वो यहाँ आता, कहता यहाँ मेरे रेड पेन पे देखना, रेड पेन देखना आप कैसे मैं चल रहा हूँ, रेड पेन को देखना। वो कहता है यहाँ 20 मिली इक्विवेलेंट किसके होंगे, FeSO4 के होंगे। वो यहाँ से यहाँ जाता, कहता है 20 तो 25 में तो 1000 में कितने होते हैं, तो मल्टीप्लाई करता 40 से और पहुंच जाता, कहता 800 मिली इक्विवेलेंट आ गए ऐसे। ठीक है, तो टोटल जो मिली इक्विवेलेंट आएंगे, मतलब हम अगर कहें कि टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 .7H2O कितना आ जाएगा बोलो, वो 800 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। ठीक है, वो 800 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। मुझे आप FeSO4 का वैलेंसी फैक्टर बताओगे, FeSO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1 रहा होगा, 1 आएगा, क्योंकि Fe यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये +2 में है, तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ये +3 में जाएगा। ठीक है, सो द वैलेंसी फैक्टर बिकम 1। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, अगर मिली इक्विवेलेंट में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करें तो कहाँ पहुंच जाएंगे, अभी सब कुछ दिखाते हैं, अभी सब बताते हैं। मिली इक्विवेलेंट में वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करें कहाँ पहुंच जाएंगे बोलो, मिलीमोल्स में पहुंच जाएंगे, वेरी गुड। इस मिलीमोल्स में, अगर इस मिलीमोल्स में मॉलिक्यूलर मास से सॉरी 1000 से डिवाइड कर दूं तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, 1000 में डिवाइड कर दूं कहाँ पहुंच जाऊंगा, मोल्स पे पहुंच जाऊंगा। मोल्स को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा मॉलिक्यूलर मास से तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, तो मास पे पहुंच जाऊंगा। मास को डिवाइड कर दूंगा ओरिजिनल सैंपल के मास से डिवाइड कर दूंगा और इनटू 100 कर दूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, तो प्योरिटी पे पहुंच जाऊंगा, परसेंटेज प्योरिटी पे आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर दैट बिकम मिलीमोल्स डिवाइड बाय 1000 दैट बिकम मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ऑरिजिनल सैंपल का वेट इनटू 100 दैट बिकम परसेंटेज प्योरिटी। मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर मिलीमोल्स डिवाइड बाय 1000 मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ऑरिजिनल सैंपल का वेट इनटू 100 परसेंटेज प्योरिटी। सिंपल है, मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। मिली इक्विवेलेंट कितने थे टोटल, 800 मिली इक्विवेलेंट थे। मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर मिलीमोल्स डिवाइड बाय 1000 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 278 होता है। वेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सैंपल का वेट कितना, 250 ग्राम इनटू 100 दैट बिकम परसेंटेज प्योरिटी। क्या आपको ये गाना याद हो गया? मिली इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर मिलीमोल्स डिवाइड बाय 1000 मोल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय ऑरिजिनल सैंपल का वेट इनटू 100 दैट बिकम परसेंटेज प्योरिटी। कौन रिपीट कर सकता है, कौन रिपीट कर, उसका माइक ओपन करूंगा।
Milliequivalent divide by valency factor, millimos divide by 1000, most multiplied molecule weight divide by ordinal sample का weight into 100, that become percentage purity. ठीक है, तो कौन से ऋषभ और निखिल, हाँ बताइए कौन बताएगा, रिपीट करेगा, बोलो। सर मैं milli equivalent divided by valency factor, millimoles divided by 1000 moles divided by molecular mass, यहाँ गलत हुआ, multiplied by molecular weight equal to mass, then divided by sample into 100 percentage purity. ठीक है, वेरी गुड। और रेजोनेंस कोटा में कौन है, हर्ष कौन है, बताओ, अरुषि बोलो क्या, बताओ। Milli equivalent divided by valence vector gives millimoles, divided by 1000 gives moles, multiplied by molar weight gives mass, divided by original sample का mass into 100 gives purity percentage equals to moles into molecular mass equals to mass, and divided by sample into 100 equals to percentage purity. बिल्कुल सही है ना, ठीक है। और उसी हाँ हो जाएगा, हाँ सर, ठीक है। Milli equivalent upon valency factor millimole हाँ divided by 1000 moles into molecular weight mass divided by sample into 100% purity. बिल्कुल यही चलेगा। अब इसमें किसी को भी कोई डाउट हो, इसमें जो मैंने बताया है, इसमें जहां पर कहीं पर भी अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ बस इतना ही पढ़ा है अग्रिम, यही वाला पहला क्वेश्चन कराया है ना, देख लेना इसको। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होगा, वो ये कह रहा है, देखो वो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपसे, जो ये क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 25 ml ऑफ दिस डाइल्यूटेड सोल्यूशन, मैं अंडरलाइन करता हूँ इसको, 25 ml ऑफ दिस डाइल्यूटेड सोल्यूशन रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइज्ड बाय 20 ml ऑफ m by k. तो इसने ये बोला है कि 25 ml को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे को 20 ml की जरूरत पड़ती है। तो ये ना तो इसने ज्यादा लिया है ना कम लिया है, इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि भाई जितना था उतना ही जरूरत पड़ी उतना ही बता रहा है। ऋतिक ये समझ में आ रही है? हाँ, इसमें कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कम पड़ जाएगा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस समझ आई? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस चल रहते हैं। ओके, अब किसी को और डाउट हो तो बताओ यहाँ पे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। किसी को भी डाउट हो, किसी को भी किसी पार्ट पे, वो पूछ सकता है मुझसे। विकास बोलो क्या हुआ, विकास हैंड रेज कर सकते हो, मैं बात करके आपसे वो पूरा। सर ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे निकाला था, थोड़ा सा बता दीजिए सर। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकाला, मिली इक्विवेलेंट बेसिकली ये वाला फ्लो चार्ट जो है ना आपकी क्लास में से मैंने बना दिया था, आप चाहो तो आप लोग भी बना लो। ये फ्लो चार्ट दिख रहा है, वो याद है सर मेरे को, वो याद है सर मेरे को, पर 20 into 1/5 into 5 कैसे किया सर, वो समझ में नहीं आया। 5 जो 1/5 था बेटा, वो था 1/5 जो था वो क्या था, 1/5 क्या था बोलो, 1/5 मोलरिटी थी। तो मोलरिटी जो है ना, मोलरिटी, अब जब आप वॉल्यूम इन एमएल, ये वॉल्यूम इन एमएल है और ये मोलरिटी है 1/5, समझे? तो वॉल्यूम इन एमएल इंटू मोलरिटी क्या होता है, मिलीमोल होता है ना। ये सर मिलीमोल है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इनटू वैलेंसी फैक्टर करा तो क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट। यस सर, इसे ऐसे आया, 5 वैलेंसी फैक्टर लिया क्योंकि एसिडिक मीडियम में होगा, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया सर। हाँ, रेड पेन का एरो दिखाओ सर, रेड पेन का एरो कहाँ पे, ये रेजोनेंस कोटा बोलो, तुम्हारा तो माइक ओपन है ना, क्या कहाँ पे है? यही वाला, ये वाला ना, हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। हाँ एक अच्छा, एक और क्वेश्चन फिर करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और बट यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस। ये आपके सामने क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। हाँ तो मैं बोल तो रहा था यार, तुम लोग क्या करते हो, मैं बोल तो रहा हूँ कि आप मुझे बताओ ना कि फॉर्मूला कहाँ रह गया। अभी करवाता हूँ, नोट कर लो, पहले वाला क्वेश्चन नोट कर लो अरविंदर, मैं अभी बताता हूँ कहाँ पे रहेगा, और मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा इसकी, तो आप देख लेना, है ना। बोर्ड पे बार बार ये डेटा मिटा, बोर्ड पे क्या होगा कि क्वेश्चन लिखूंगा फिर मिटा दूंगा, तो फिर वो दिक्कत आएगी, इसलिए बार बार जो है ना यहाँ पे अंडरलाइन करके एटलीस्ट समझा तो पाते हैं, है ना।
अभी देता हूँ लिखने का टाइम देता हूँ, है ना, अभी देता हूँ लिखने का टाइम। कहाँ दिक्कत है बोलो, मैंने बोला ना हैंड रेस किया करो कि सर यहाँ रुक जाओ, है ना। अरविंदर, हाँ अभी हैंड रेस करना, जहाँ पे जब डाउट हो तो वहां पूछ लेना, ठीक है। नोट हो जाए तो बता देना सब लोग, है ना, नोट हो जाए तो बता देना। क्वेश्चन नोट करो आप लोग। A sample containing H2C2O4 है, ये H2C2O4 है ना, ऑक्जेलिक एसिड। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है H2C2O4। व्हाट इज एन? एन फॉर नॉर्मेलिटी है बेटा निखिल, नॉर्मेलिटी लिखी हुई है। 0.1 n NaOH का मतलब है 0.1 नॉर्मल NaOH। निखिल क्लियर है? पीडीएफ आ जाएगी ना, पीडीएफ तो कल आप देख लो, आप टेलीग्राम लिंक पे देखोगे तो पीडीएफ पड़ी हुई है इसकी। कल का लेक्चर जो ए फेज में पढ़ाया था ना पीए स्टार वालों को, उनको भी डाल दिया था, देख लो आप चाहो तो, टेलीग्राम लिंक पे पड़ी हुई है पीडीएफ अभी, इसी यही पड़ा हुआ है। सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि वो लोग भी रिपीट कर लेंगे, उनका लेक्चर, वो चांस की बात है पिछला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो वो लोग भी अपना रिपीट कर लेंगे इसको। ये लो, टेलीग्राम लिंक नहीं है तुम्हारे पास, तुम भी अजीब हो यार, इतने दिन से पढ़ रहे हो, यानी कि बच्चे बदल जाते हैं क्या हर बार क्लास में? ये हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से क्या होगा, इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से 10 ml निकाले गए हैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और उसको किससे रिएक्ट कराया गया, उसको रिएक्ट कराया गया NaOH से, और NaOH कितना यूज किया गया, 3 ml यूज किया गया है, और 0.1 नॉर्मल जो है ना यूज हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ हो जाता है। फिर कहते हैं कि एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लिया जाता है, फिर है ना, कहाँ से, इसी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें भी 10 ml ही निकाले जाते हैं इसी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से, लेकिन अब की बार NaOH नहीं मिलाया जाता है, अब की बार कौन मिलाया जाता है, अब की बार मिलाया जाता है KMnO4। KMnO4 का काम क्या होता है, KMnO4 का काम क्या होता है, KMnO4 का काम क्या होता है, लिख के बताओ। ऑक्सीडाइज करना। तो KMnO4 यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन परफॉर्म करेगा, और 4 ml और 1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल यूज होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिखूंगा। सो इस तरीके से क्या करना है आपको, एक फ्लो चार्ट बनाना, तो क्वेश्चन याद हो जाता है ना, क्वेश्चन जो है ना वो याद हो जाता है ना, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन याद हो जाएगा। और मिक्सचर के क्वेश्चंस में हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखना, बड़े काम की बात आती है ये, कि अगर आप मिक्सचर में काम कर रहे हो, कोई मिक्सचर के क्वेश्चन काम कर रहे हो, तो हमेशा उसके जो मोल्स होते हैं ना वो मान लिया करो, है ना, हमेशा जो उसके मोल्स होते हैं उनको मान लिया, मतलब जो कंपोनेंट है उनके मोल्स मान लिया करो। और मेरा यहाँ पे एक सजेशन ये है कि हम यहाँ पे मोल्स ना मान के मिली मोल्स मान लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, बोलो। मिली मोल मानना ज्यादा बेटर, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हम A मिली मोल मान रहे हैं, अननोन मान लेते हैं, और यहाँ पे रेशियो भी निकालना है, A मिली मोल है, इसका मैंने B मिली मोल माना। मिली मोल मानना क्यों आसान है, क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन चलेगा वो मिली मोल मिली इक्विवेलेंट में चलेगा, क्योंकि डेटा वॉल्यूम इन ml देख रहे हो आप लोग, सारा डेटा तो मिलीलीटर में है, वॉल्यूम इन ml में है, नॉर्मेलिटी है, तो ये सब में काम करना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। तो ml में डेटा है, इसलिए मिली मोल में काम करना आसान होगा। चलिए, तो दो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, एक तो NaOH की इन्फॉर्मेशन है और एक KMnO4 की इन्फॉर्मेशन है। अरे यार, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऐसे लिखा है मैंने कि आपने केवल 10 ml में 4 ml 0.1 नॉर्मल NaOH यूज किया है, KMnO4 यूज किया है, तो जितना जरूरी था उतना ही यूज किया होगा, जितना जरूरी था उतना ही यूज किया होगा, ठीक है, जितना जरूरी था उतना ही यूज किया होगा आपने, है ना, इस तरीके से।
तो ये चीजें जो है ना वो हमने को काम करनी है। ठीक है, ओके, आगे समझ में। रेडमी है ना, जितना जरूरी था उतना ही यूज किया है। इस बार तो गिवन भी है ना, है ना। तो इस बार, हाँ इस बार क्वेश्चन में गिवन भी है ना, गिवन भी है। ओके, नाउ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में का डिस्कशन अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NaOH की, है ना। NaOH वाले सेक्शन की बात करें तो NaOH वाले सेक्शन में क्या होगा, NaOH क्या करेगा, जब NaOH न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म करेगा, समझना ध्यान से। तो न्यूट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड कंपाउंड होता है, बड़ा फेमस कंपाउंड है लोगों के लिए काम करने के लिए। और क्यों कम है, क्योंकि ये दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एसिड बेस दोनों में ही काम करेगा, है ना। ठीक है, दोनों में ही काम करेगा। अब एक बार बताओ, जब इसकी रिएक्शन आप NaOH से परफॉर्म कराओगे, रिएक्शन NaOH से जब इसे न्यूट्रलाइज कराओगे, उस दौरान H2C2O4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? H2C2O4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, बिकॉज इसके पास 2 एसिडिक H है, ये दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 2। ठीक है, और NaHC2O4 का कितना होगा? NaHC2O4 का कितना होगा? NaHC2O4 का होगा 1। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही एसिडिक H बचा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। और इसके मिली इक्विवेलेंट, ये इसके कितने कितने हैं, इसके A मिलीमोल है और इसके B मिलीमोल है। मिलीमोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? मिलीमोल इंटू वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट। तो A मिलीमोल H2C2O4 का है और 2 मिली का हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद क्या है, B इंटू क्या होगा, B इंटू 1 हो जाएगा। सो दिस इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 और ये मिली इक्विवेलेंट है NaHC2O4 के। ये H2C2O4 का मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है, और ये किसका है, ये NaHC2O4 का मिली इक्विवेलेंट है। तो दोनों का मिला के मिक्सर का मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब NaOH कितना हो जाएगा, NaOH की 3 ml तो वॉल्यूम दे रखा है, 3 ml तो वॉल्यूम दे रखा है और 0.1 नॉर्मलिटी दे रखी है। तो वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मलिटी क्या होता है, वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मलिटी क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट हो जाता है ना। तो बराबर हो गया नहीं हो गया, बोलो ठीक है कि नहीं है ये, है ना। अभी यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पे अभी एक मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है, सुनना। ये जो A मिलीमोल और जो B मिलीमोल थे, समझे, A मिलीमोल और जो B मिलीमोल थे, ये सभी के सभी कितने में प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट है, 1000 ml में प्रेजेंट है ना, 1000 ml में प्रेजेंट है, ओरिजिनल 1000 में प्रेजेंट है। और ये जो रिएक्शन की जा रही है, ये जो रिएक्शन की जा रही है, ये जो अभी डिस्कशन हो रहा है, वो 10 ml में हो रहा है भाई, ये 10 ml में हो रहा है। तो जब 10 ml में रिएक्शन होती है तब NaOH कितना लगता है, बताओ कितने मिली इक्विवेलेंट लगता है? 10 ml के अंदर NaOH कितने मिली इक्विवेलेंट लगता है? 0.3 मिली इक्विवेलेंट लगता है, लगता है, बोलो। तो 1000 ml में कितना लगेगा, 1000 ml में कितना लगेगा, 0.3 इंटू 100 हो जाएगा, कितना लगेगा, 30 लगेगा। ये 30 मिली इक्विवेलेंट जो है ना, वो इसको पूरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे ना, A और B वाले को। बिकॉज देखो सुनो, ये जो A और B का जो डेटा है, ये A का डेटा और ये जो B का डेटा है, ये तो तुमने 1000 ml वाला ले लिया, और ये वाला जो डेटा तुम रख रहे हो, ये तुम रख रहे हो 10 ml वाला। यार 1000 वाला 10 ml वाला आपस में बराबर कैसे हो जाएगा, समझे? 1000 ml वाला और 10 ml वाला तो कैसे हो जाता? एक काम करो ना, ऐसा कर दूं तो तुमको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नीले पेन से लिख रहा हूं, इंटू 100 कर दूं तो बेटर रहेगा। इंटू 100 कर दूं तो बेटर रहेगा। 10 ml में 10, ये जो रेड पेन से मार्क्ड है, ये वाला तो कितने, रेड पेन से मार्क्ड तो 10 ml में है,
इंटू 1000 100 कर दूंगा तो 1000 ml का हो जाएगा, उसमें क्या है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 1000 ml का डेटा है और राइट हैंड साइड में भी 1000 ml का डेटा है, दोनों से काम चल जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो। अब सही है, अभी सही है कि नहीं है बोलो, पक्का सबको कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए क्या हमारा पहला इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, 2a + b = 30, ये इक्वेशन नंबर बन गई 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 1। फील आया। ये सब चीजों में गड़बड़ नहीं करना बार बार जो है ना, क्योंकि रिडॉक्स समझ में तो आ जाता है लेकिन गड़बड़ी सबसे ज्यादा बच्चे यही सब जगह पे करते हैं, मिस्टेक करते हैं इस तरीके से। सर हमेशा एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, हाँ एसिडिक मीडियम में निकालो ना, क्या दिक्कत है ना। मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH में दिक्कत है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH में क्या दिक्कत है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। अब नाम भी क्या लिखे हो, सौरभ यादव है ना, नाम भी। हैंड रेज करो, चलो हैंड रेज करो, ऊपर आओगे। 10 ml के मोल्स निकाल के भी कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हो। हाँ निखिल बोलो क्या कह रहे हो। सर अगर हम लोग इसको 10 ml में बदल दे तो सर ये किसको, 2A और B, सर ये हाँ 1000 हाँ आप ऐसे जा सकते थे, मैं नीले पेन से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर A मिलीमोल था और B मिलीमोल था, यही था ना। हाँ यस सर। अब इसको ये किस में था, 1000 में था, इस इंफॉर्मेशन को 10 ml में ले जाओ, कितनी आ जाएगी, कम आएगी, 1000 में हाँ कम आएगी ज्यादा आएगी, सर कम आएगी, कम आएगी, पता कितनी आएगी, A/100 आएगी। यस सर A/100। ये कितनी आएगी, B/100 आएगी। B/100। तो अब तुम लोग क्या लिखोगे, A/100 × 2, है ना, यही होगा ना। यस सर। और प्लस B/100 × 1 इक्वल टू क्या करोगे, 3 × 0.1 करो, यही करोगे। यस सर 0.1 है ना। और अभी 100 से वही तो कह रहा था, अभी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो कितना आ गया, 3 × 0.1 × 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है बोलो। आ रहा है सर, ऐसे कर सकते हो। यस सर आ रहा। तो ये चीजें इस तरीके से समझ लो, है ना, क्लियर है। ओके तो पार्टिसिपेट करो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, पार्टिसिपेट करो आप लोग, है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं चला रहा हूँ, पढ़ाने का ही है और आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं केमोनोफोर की। केमोनोफोर की, तो केमोनोफोर में क्या होगा, केमोनोफोर में जब ये मिक्सचर रिएक्ट करने आएगा, समझे मेरी बात, तो केमोनोफोर का काम क्या होगा, केमोनोफोर भी कितने में रिएक्शन करवा रहा है, 10 ml में करवा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा H2C2O4 और NaHC2O4। ओके अब इसका किससे रिएक्शन करा रहे हो आप, केमोनोफोर से करा रहे हो, है ना। तो इसका रिएक्शन जो है ना वो केमोनोफोर से हो रहा है। तो केमोनोफोर का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना। तो केमोनोफोर के समय जब ये ऑक्सीडेशन होगा, उस समय ये जो H2C2O4 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, H2C2O4 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो, वो 2 आएगा। और NaCH2O4 का कितना आएगा, NaCH2O4 का, NaCH2O4 का भी 2 ही आएगा बच्चों, क्योंकि केमोनोफोर को हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, पेन चेंज कर रहा हूँ, केमोनोफोर को इस ऑक्सलेट आयन से मतलब है, ये वाले ऑक्सलेट आयन से, केमोनोफोर को इस ऑक्सलेट आयन से मतलब है। और इस ऑक्सलेट आयन में जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर है, वो मैं नीले पेन से लिख रहा हूँ, वो +3 है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, किसमें, +4 में। तो ऑक्सीजन नंबर का चेंज कितने का आएगा, ऑक्सीजन नंबर का जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा, वो 1 का आएगा, 1 कार्बन एटम के लिए, 2 कार्बन एटम के लिए 2 का चेंज आएगा। इसलिए क्या होगा, दोनों जगह वैलेंसी फैक्टर 2 ही होगा। और इनके मिलीमोल्स कितने हैं, A और B हैं। केमोनोफोर कितना यूज हो रहा था, केमोनोफोर यूज हो रहा है 4 ml, 0.1 नॉर्मल, समझे। तो फिर से वही लिखना, क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर, ये लिखना। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा,
बोलो। ए इंटू कितना हो जाएगा 2। ये मिली इक्विवेलेंट किसके हो गए H2C2O4 के। ए तो मिलीमोल्स था और 2 वैलेंसी फैक्टर था, दूसरे का भी B इंटू 2 होगा। सो दिस इज द मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 and this is the milli equivalent of NaHC2O4 बराबर होगा 4 ml वॉल्यूम इन ml इंटू नॉर्मेलिटी मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। लेकिन ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितने ml में है? हाँ 10 ml में है, तो इंटू 100 करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो LHS है वो कितने ml में है? ये जो LHS था वो कितने ml में है? ये जो LHS था वो कितने ml में था? वो 1000 ml में था। तो ये वाला डेटा भी आपको 1000 ml में पहुंचाना पड़ेगा RHS वाला, इसलिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। या फिर ऐसे कर लो जैसे यहाँ पे था, इस तरीके से कि यहाँ पर भी A और B मिलीमोल थे, यहाँ पर A था और B मिलीमोल था। जब आप यहाँ आओगे इस जगह पे तो B/100 हो जाएगा, यहाँ आओगे तो A/100 हो जाएगा। फिर वही लिखोगे A/100 इंटू 2 B/100 इंटू 2 इक्वल टू 4 इंटू 0.1। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B इक्वल टू 4 इंटू 0.1 इंटू 100। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ, आ गया समझ में? तो अब इक्वेशन क्या बनेगा? सेकंड इक्वेशन जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 2A प्लस 2B इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 2। तो एक था 2A प्लस B, तो सेकंड में से क्या करना, फर्स्ट माइनस कर देना, तो B इक्वल टू 10 आएगा, A इक्वल टू भी कितना आएगा 10 आएगा। तो A/B जो आएगा वो 1:1 आएगा। ये आपका आंसर। अच्छा, KMnO4 के वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चे जो है ना यहाँ पर नॉर्मेलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए KMnO4 के वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया। पीयूष खंडारी है ना, अगर यहाँ पे 0.1 मोलर लिखा होता तो हम वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि नॉर्मेलिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम इन ml और इनटू नॉर्मेलिटी ऑलरेडी मिली इक्विवेलेंट पे पहुंच जाते हैं। आ गया समझ में? इसलिए यहाँ नहीं किया गया है। तो ध्यान देना, ये नहीं कि आप कहीं पर भी बस मल्टीप्लाई किए जा रहे हो, कहीं पे कुछ भी किए जा रहे हो, इसीलिए है ना ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, बिल्कुल ऑलरेडी नॉर्मेलिटी आया है ना, तो नॉर्मेलिटी ऑलरेडी मल्टीप्लाइड होके आता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड होकर ही आता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अब जिसको डाउट हो वो हैंड रेज करे, जिसको डाउट हो वो हैंड रेज करे, बात करे मेरे से, और इसके बाद आप बताओ तो हम आपको बिल्कुल और समझा देंगे। किसी को नोट ना हुआ हो, कुछ ना हुआ, बताओ जल्दी से, कहीं रह गया हो, बहुत आराम से बताया, कहीं भी बता लो, देख लो। किसी का ऐसा कोई जिसको नोट ना हुआ हो, किसी को बात करनी हो? मनीष कुमार बोलो क्या हुआ? सर आपने जो फ्लो चार्ट बनाया था ना सर, उसको एक बार रिपीट कर देते सर। हाँ मैं कर देता हूँ। तो मैं ये कह रहा था, ये जो है ना ऐसे करके, तो जो पहला बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये आपका मिक्सचर बना लिया मैंने, उसमें फिर मैंने पानी मिलाया और H+आयन मिलाया, 1000 ml कर लिया। 1000 ml करने के बाद मैंने कहा कि भाई ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, पानी मिला लिया ना, इससे हम लोग 10 ml निकालते हैं। ये 10 ml निकाले पहले एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसमें न्यूट्रलाइजेशन परफॉर्म कराया किससे? NaOH से, 3 ml 0.1 नॉर्मल से। ठीक है, ओके। और उसके बाद उसमें क्वेश्चन में लिखा था इन अनदर एक्सपेरिमेंट, लिखा था नहीं लिखा था, है ना, समझे? तो अनदर एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसीलिए दूसरा 10 ml निकाला गया यहाँ पे, और उसमें KMnO4 को मिला के कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराया गया। इस तरीके से दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो NaOH की और KMnO4 की, है ना, ठीक है। और इन दोनों से क्या हो गया, KMnO4 की और NaOH की दोनों का था इन्फॉर्मेशन,
तो यहाँ पे 2 इक्वेशन थी, 2 अननोन थे, इस तरीके से सॉल्व कर लिया गया। मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ वाई, बिकॉज NaOH जो है ना, कुछ NaOH क्या कर रहा है, NaOH दोनों को न्यूट्रलाइज करेगा, NaOH H2C2O4 को भी न्यूट्रलाइज करेगा और NaOH इसको भी न्यूट्रलाइज करेगा, दोनों में हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर लास्ट में है, देख लो। कोई समझ में आ गया, नहीं आ गया बोलो? नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन में अमितेश जो आपने बोला है, लास्ट क्वेश्चन में जो मेरे को परसेंटेज प्योरिटी किसका चाहिए, FeSO4.7H2O का चाहिए, है ना, FeSO4.7H2O का चाहिए। तो जितना FeSO4 होगा उतना ही FeSO4.7H2O होगा। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 278 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसा करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक अगला क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। चलो ये क्वेश्चन लिखो, अंडरलाइन हो रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगा, है ना। सर जब 3 ml NaOH मिलेगा तो वॉल्यूम 3, हाँ तो वॉल्यूम 30 ml हो जाएगा, 13 ml हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आशाद हमने वहां पे वॉल्यूम का डेटा यूज नहीं किया है। आप अपने खुद के LHS में देखो, वहां पे मोल्स जो है ना, है ना, मोल्स जो है ना वो लिखे गए हैं, तो मोल्स नहीं बदलेंगे वॉल्यूम बदलने के बाद भी। ठीक है, NaOH जो होगा वो ब्यूरेट में होगा, ऊपर होगा NaOH, उसका आपने 10 ml ब्यूरेट जो होगी, ब्यूरेट का डेटा देखोगे, जैसे 40 ml भर के आपने उसको स्टार्ट किया और बाद में आपने देखा कि 30 ml बचा, इसका मतलब 10 ml कंज्यूम हो गया है। ऐसे करके आपको पता चलेगा कि 10 ml कंज्यूम हुआ है या 3 ml कंज्यूम हुआ है, जो भी, सॉरी 3 ml कंज्यूम हुआ है, ऐसे करके आपको पता चलेगा। ठीक है, वेरिएबल A और B, हाँ आप X और Y ले लीजिए, कोई अल्फा बीटा ले, कोई और B और C की जगह आप CD ले लो, कुछ भी ले सकते हैं ना। ठीक है, मैं हमेशा A और B लेता हूँ, तो मैं वैसे ही लेता रहता हूँ, है ना, हर बार ही बताता हूँ भाई, आपको जैसा पढ़ा रहा हूँ ना वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी मैंने पढ़ाया ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने जब भी पढ़ाया होगा ऐसे ही पढ़ाया होगा, है ना। आप पिछले कितने भी सालों की कॉपी देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से ही रहेगा। मतलब मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो रजिस्टर होंगे ना, इन लोगों के पास अगर होंगे तो उसमें भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया होगा। उनको भी ऐसे ही बच्चों की तरह ही पढ़ाया था, उनसे भी कुछ छुपाया नहीं था, सब कुछ एक एक चीज बताई थी उनको भी। ओके, नोट कर लो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है कि उसके पास 2 सब्सटेंस है मिक्सचर में, FeSO4 और FeC2O4। इसको आपको पानी मिलाना है, इसको आपको डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करने के बाद जो है ना इसका रिएक्शन जो है ना, कुछ यहाँ पे आप डाइल्यूटेड सोल्यूशन बना लोगे। फिलहाल इन्होंने डाइल्यूटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने को पता चल गया कि भाई ऐसा किया गया है। इसके बाद इसकी रिएक्शन जो है ना किससे कराई जाती है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है 60 ml 0.1 नॉर्मल KMnO4। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो वैलेंसी फैक्टर की अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है ऑक्सीडेशन, यहाँ कुछ बन जाता है, बन के जो कुछ आता है उसके बाद कहते हैं क्या, उसका कराओ रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइज मिक्सचर होगा उसका रिडक्शन कराने की बात करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, जिंक HCl।
आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना? ठीक है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि जो जिंक होता है, या अभी आपने मेटलर्जी वगैरह में भी पढ़ा था, तो वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, एसएम सर को भी आपने ट्रेनिंग, नहीं एसएम सर मुझसे बहुत सीनियर है ना, बल्कि मुझे थोड़ा सा कम टाइम मिला उनके साथ काम करने का, 5-6 महीने मिला, ज़्यादा टाइम नहीं मिला था मुझे, है ना। जब वो आए तो तब मैं चला गया था, जब मैं आया तो वो चले गए है ना, तो उनके साथ कम टाइम मिला मुझे काम करने का। इज वेरी सीनियर, मुझे लगता है वन ऑफ द लीजेंड आदमी वही है केमिस्ट्री के। तो 60 ml और 0.1 नॉर्मल केमोनोफोर जो है ना वो यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज होगा, तो यहाँ पे कुछ बन के आ जाता है, ये बन के आ जाता है। बन के आने के बाद जो है ना वो कहते हैं फिर से ऑक्सीडाइज कराओ, तो फिर ऑक्सीडेशन कराया जाता है। किससे कराया जाता है? 40 ml से कराया जाता है। 40 ml 0.1 नॉर्मल केमोनोफोर से कराया जाता है, और यहाँ से फिर आ जाता है ऐसे करके, इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने को चलना है। तो चलें देखें क्या क्या बन सकता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसके A मिलीमोल मान लेते हैं और इसके B मिलीमोल मान लेते हैं। ओके, हाँ जानता हूं मैं उनको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में भी क्या क्या आएगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में सॉरी Fe2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक बार मैंने छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे Fe2 नहीं आएगा, FeC2O4 ही आएगा, है ना। इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पे करेक्ट करना, FeC2O4 ही आएगा, ये FeC2O4 है ना। चलिए, तो केमोनोफोर क्या करेगा, केमोनोफोर ऑक्सीडाइज करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा केमोनोफोर, बताओ चलो। केमोनोफोर किसको, 60 ml केमोनोफोर किसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ से FeSO4 यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा ना FeSO4, कितना पहुंचेगा, A पहुंचेगा, यहाँ से ये भी पहुंचेगा FeC2O4, B पहुंचेगा, दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। वेरी गुड। तो जो हमारा फर्स्ट ऑक्सीडेशन है, जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन है उसमें FeSO4 और FeC2O4 ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों ऑक्सीडाइज होंगे, और कहाँ पहुंचेंगे, किससे ऑक्सीडाइज होंगे, केमोनोफोर से होंगे, और कहाँ पहुंचेंगे, Fe3+ में और CO2 गैस में पहुंचेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, आप यही लिखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर या FeSO4 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर। ये फंडामेंटल देखो, शुरुआत से मैं बिल्कुल जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं क्लास में, जिस तरीके से मैं लेके आया हूँ, तो शुरुआत से मैं ये फंडामेंटल आपके अंदर जो है ना वो बताता, ठीक है, बताता चल रहा हूँ आपको, बिल्कुल वैसे का वैसा लेता चल रहा हूँ, है ना। यही चीजें आपको बताता चल रहा हूँ, ताकि वो बैकग्राउंड में पहले ही दे रहा हूँ आपको उस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, A×1 और B×3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ केमोनोफोर क्या हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा 60×0.1। सो A प्लस 3B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इज द इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें, इस वाली क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी अपना हैंड रेज कर सकते हो आप, और मैं आपको जो है ना बता सकता हूँ। किसी को हैंड रेज अगर करना है पूछो। यस निखिल, क्या जानना चाह रहे हो, ऋषभ बोलो। दोनों का मिली इक्विवेलेंट बराबर है सर, मतलब 1000 वो ml। हाँ सर, मेरे को भी यही पूछना था। कैसे सर, जैसे इसमें 1000 ml के साथ डाइल्यूट किया जाता था और इसमें 10 ml के साथ नीचे। नहीं, कोई डाइल्यूशन नहीं किया, कोई डेटा नहीं है इसमें, देखो आप। ओके सर, थैंक यू। इसमें कोई डेटा नहीं, डाइल्यूट कर दिया है सिंपली, है ना, उस तरीके से आया। यस। ओके सर। 3B कैसे आया, 3B इसका जो वैलेंसी फैक्टर है ना, इसका जो वैलेंसी फैक्टर है बेटा वो 3 है, और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसलिए 3B हो गया। H2SO4 के साथ इतना नहीं मिलाया जाता है ना,
प्यूस इतना नहीं, में केवल छोटा सा अमाउंट मिलाया जाता है H2SO4 का, ताकि वो केवल मीडियम दे, एसिडिक और वो रिएक्ट ना करे, है ना। छोटा सा अमाउंट केवल मीडियम देने के लिए मिलाया जाता है ना, रिएक्शन वगैरह के लिए नहीं मिलाया जाता। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट मैंने बना रखा है, इस ब्रैकेट में मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, कौन कौन से क्या क्या लिखूं। ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, ये वाला जो ब्रैकेट, मैं अभी रेड मार्क किया है ब्रैकेट को, है ना। यहाँ पे मेरे को लिखने हैं प्रोडक्ट, कौन कौन से लिखें। डाइल्यूशन करने का मकसद जो होता है वो होता है 4-5 सैंपल बनाने पड़ते हैं, एक 4-5 रीडिंग लेनी पड़ती है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था आपने, डाइल्यूट करने के बाद 10 ml निकाला था, तो ऐसे 10-10 ml के 4-5 प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम बनाना पड़ता है। 4-5 रीडिंग बतानी पड़ती है एग्जामिनर को, उसके बाद वो सेटिस्फाई होता है कि आपने एग्जामिनर को सही किया हुआ है ना। इसलिए डाइल्यूशन किया जाता है, पानी में मिलाया जाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट लिखोगे आप लोग? Fe3+ लिखोगे बिल्कुल, और CO2 लिखोगे। CO2 उड़ जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है किसी ने, है ना, उड़ता पंजाब, है ना, ठीक है। तो ये CO2 जो है ना वो उड़ जाएगा, ठीक है। CO2 क्या होगा, बाहर चला जाएगा पानी में। और क्या बचा? और बचेगा SO4 नेगेटिव। SO4 नेगेटिव में सल्फर +6 स्टेट में है, इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा, तो पानी में निकल गया, ठीक है। अब आप कर रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? हाँ, रिडक्शन होगा Fe3+ का। किस में होगा? Fe2+ में होगा। समटाइम स्टूडेंट सोचते हैं, कहते हैं कि सर Fe3+ का रिडक्शन आप Fe में क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैं यहाँ मेटलर्जी थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, लोहा थोड़ी निकालना है ना। मेटलर्जी में जरूर Fe3+ Fe में जाता है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन में जाता है, और वो भी कार्बन भेज पाता है इसको। रिडॉक्स में आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप आयंस में ही रहिएगा, कोशिश आप ये करना कि आप आयंस में ही रहना, है ना। इस टॉपिक में एकदम से आप 100% रिड्यूस नहीं करा सकते, है ना, ऐसा नहीं कर पाते। तो इस तरीके से क्या होगा, Fe3+ Fe2+ में जाएगा। यहाँ पे जो Fe3+ है, इस जगह पे जो Fe3+ है वो कितना बन के आएगा? जितना यहाँ पे Fe होगा, जितना यहाँ पर Fe होगा उतना ही यहाँ पे Fe3+ बन के आएगा। Fe कितना है? क्या यहाँ पर Fe2+ जो है ना वो A+B मिलीमोल है? बोलो। A मिलीमोल तो FeSO4 में है, और B मिलीमोल FeC2O4 में है। बोलो, ठीक है। A मिलीमोल तो वो FeSO4 में है, और B मिलीमोल जो है ना वो FeC2O4 में है। सबको आ गया समझ में? तो यहाँ पे जो ये आएगा वो A+B मिलीमोल ही आएगा, तो यहाँ पर भी A+B मिलीमोल आएगा। इस A+B मिलीमोल को कौन ऑक्सीडाइज करेगा? यहाँ पे कौन यूज हो रहा है? 40 ml KMnO4 यूज हो रहा है, तो ये किस में चला जाएगा? तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1। तो आपका नया इक्वेशन क्या बनेगा? A+B × 1 = 40 × 0.1। इक्वेशन नंबर 2। A+B = 4, इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट? यहाँ पे कोई और चीज रिपीट करवाना चाह रहे हो? नहीं तो आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। SO4 रिड्यूस नहीं होता, बहुत ही स्टेबल आयन है केमिस्ट्री का। SO4 है, नाइट्रेट आयन वगैरह जो है ना, ये रिड्यूस नहीं होते। अभी आपने, है ना, अभी आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ा था, कॉपर सल्फेट वगैरह को आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे तो सल्फेट आयन जाके, है ना, कोई काम नहीं करता, तो उसकी जगह पर कौन चला जाता था? वाटर चला जाता था। तो बहुत ही स्टेबल आयन है ना, हो जाएगा। A+B कैसे बता रहा हूँ? A+B ऐसे बता रहा हूँ, आप FeSO4 में एक Fe है, और FeC2O4 में भी एक Fe है, तो ये भी Fe2+ देगा, और ये भी Fe2+ देगा। तो यहां से A मिलेगा, यहां से A मिलेगा, ये दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें? Fe3+ में। A+B होगा, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा Fe2+ में, A+B होगा, ये फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe3+ में,
ये फिर A प्लस बी होगा, ऐसे होगा सृष्टि। ठीक है, आगे समझ में है ना, इस तरीके से रहेगा। हाँ, CO2 का पानी में सॉल्बिलिटी उतना अच्छा नहीं होता है, बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशन, बहुत हाई प्रेशर पे सॉल्बिलिटी आती है ज्यादा, वरना तो नहीं आएगा, है ना, पानी में डिजोल्व नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो आप बताओ इसमें। हाँ मनीष, क्या हुआ, डाउट क्या है? सर आपने Fe3 प्लस को Fe प्लस में यूज कराया ना? Fe सर लॉजिक क्या है सर? किसका बताओ, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना, दोबारा बोलोगे मनीष? नहीं नहीं नहीं, रिडक्शन भी नहीं होता है बेटा, है ना सौरभ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों नहीं होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही नहीं होता है ना। सर मैं पूछ रहा कि सर Fe3 प्लस को Fe2 प्लस में रिडक्शन कराया है ना सर? हाँ हाँ, सर उसका क्या लगे सर, Fe प्लस में भी तो जा सकता था। नहीं जाता है ना, ये नहीं है, उनके ऑक्सीडेशन उतना अच्छा नहीं है ना, उतना नहीं फेवरेबल होता है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस ही सबसे ज्यादा फेवरेबल है ना, सबसे ज्यादा फेवरेबल यही रहता है। ठीक है, ओके, अब इनको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेना, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे तो 2b इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, b इक्वल टू क्या आएगा, 1, और b को 1 पुट करोगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 3। तो आपका जो a बाई बी आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो 3/1 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बोलो, कुछ और डाउट है? बैलेंस करके अगर करोगे तो हो ही जाएगा, बैलेंस करके भी हो जाएगा ना, बैलेंस करने से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब चाहे थोड़ा सा और काम करते हैं, और H2SO4 का जो वर्क है वो केवल एसिडिक मीडियम देने के लिए सौरभ। CO2 की जगह अगर कोई और गैस होता तो भी डिजोल्व नहीं होता, बिकॉज हम मोस्टली रिएक्शन ओपन बीकर में करते हैं लैब के अंदर, तो वो भी डिजोल्व नहीं होगा जब तक कि वो कहे ना आपसे कि डिजोल्व कराया गया है। थोड़ा सा आरसी मुखर्जी के ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होगा ये, या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में होगा? ओह माय गॉड, ये कहाँ चला गया यार? अबे इसको क्या हो गया? तो न्यूट्रलाइजेशन में कुछ क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 molar NaOH is needed to neutralize completely 20 ml of 0.1 molar H3PO4। ठीक है, इस तरीके से इसे आप करो, है ना,
इसको एक बार आप आंसर करो, मैं आया 2 मिनट देना मुझे। ठीक है, तो we know that NaOH is going to be reacted with H3PO4। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 1। H3PO4 का कितना आएगा 3। 3 क्यों आ रहा है, 1 या 2 क्यों नहीं आ रहा है? 1 2 3 में से कौन सा लोगे? 3 लेना है। H3PO4 के पास 3 एसिडिक H होते हैं। H3PO4 के पास 3 एसिडिक H होते हैं। यस, वेरी गुड। यहाँ पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे तीनों H गायब होंगे इसके। तो तीनों ही आपको यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 3 लेना है। मोलरिटी 0.1 है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 20 ml दे रखा है। इसका वॉल्यूम भी मान लेना 0.1 मोलर मान रखा है। ठीक है, सो मिली क्या लिखना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 100 VmL मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये मिलीमोल्स हो गए, इंटू 1 मिली इक्विवेलेंट हो गए, 20 इंटू 0.1 ये हो गया मिलीमोल्स, इंटू वैलेंसी फैक्टर दैट बिकम मिली इक्विवेलेंट। यहाँ से वॉल्यूम आप निकाल लीजिए 60 ml आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आईने के क्लोरीन वगैरह में काफी हेल्प करेंगे, है ना। ठीक है, आईने के क्लोरीन वगैरह में काफी हेल्प करेंगे। हो गया, एक दो क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कंप्लीटली विद 40 ml ऑफ N/2। 40 ml ये लिखा हुआ है, 40 ml ऑफ N/2 H2O4 सॉल्यूशन, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। ये बताना है क्वेश्चन आपको, है ना। अटेम्प्ट कीजिए, आंसर बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सोचो जरा। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कंप्लीटली वर्ड जो लिखा हुआ है उससे आपका एक इंट्यूशन बनना चाहिए। जो कंप्लीटली लिखा है ना, रिएक्ट कंप्लीटली, इससे आपका एक इंट्यूशन बनना चाहिए। तो कंप्लीटली का मतलब यही हुआ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ, मिली इक्विवेलेंट ये ml में दे रखा है ना डेटा, तो मिली इक्विवेलेंट में काम करना ही ठीक रहेगा।
मिली इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, इक्वल टू होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। अब आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ना, तो मास से मिली इक्विवेलेंट तक कैसे पहुंचते हैं, है ना, ये फ्लो चार्ट जो मैंने बताया था आपको बोर्ड पे, एक बार बताया भी था आपकी क्लास में, ये फ्लो चार्ट है। मास से पहले कहां पहुंचोगे, मास से पहले कहां पहुंचोगे, मोल पे, ठीक है। और अच्छा, इसमें तो इक्विवेलेंट पे जाना था, डायरेक्टली इक्विवेलेंट पे जाना था, तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें तो सीधा ही आ जाएगा क्योंकि इक्विवेलेंट वेट बताना है, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। सीधा आपको क्या लिखना था, W/E लिखना था, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गए, इनटू 1000 करते तो मिली इक्विवेलेंट हो जाता, और ये हो जाता 40 इंटू 1/2, सिंपल, इतना था। ये आपको 0.84 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाई E इंटू 1000, सो 40 इंटू, ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, ये 2 0 से ये खत्म हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यस, इट इज 42 इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत लोग, कुछ लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया, 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप जो है ना इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। और यहां से अगर आपसे ये पूछा जाता कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पूछा था, क्या करते, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, देन क्या होता अगर ये क्वेश्चन आता। W/E नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, ये कौन पूछ रहा है, W/E जो है ना वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे W/M जो होता है मोल होता है, वैसे W/E जो होता है वो इक्विवेलेंट होते हैं, इनटू 1000 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल अगर होता तो बेसिकली मेटल कार्बोनेट कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना। अच्छा, इसमें बताना पड़ेगा मेटल कार्बोनेट कौन सा होगा, मेटल कार्बोनेट इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है, मेटल कार्बोनेट जो है ना वो बताना पड़ेगा, ठीक है, रहने दो, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेटल के ऑक्सीजन 1 है, 2 है या 3 है, ये बताना पड़ता है, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हाँ, रिएक्शन की जरूरत नहीं है, इसमें रिएक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको इक्विवेलेंट ऑफ मेटल वगैरह ये सब चीजें सिखाएंगे। और थोड़ा सा आज की क्लास में अपन ने एक जो है ना वो कर लिया है ना, आज की क्लास में अपन ने एक तरह से इक्विवेलेंट का ओवरलुक लिया है। अगली क्लास में इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वो भी जो है ना हम लोग काम करेंगे, है ना, ठीक है। अब आप लोग जो है ना अपने इसमें, हाँ, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, है ना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। 2 लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, मनीष और आशीष, क्या हुआ देखो। सर लास्ट वाले क्वेश्चन में सर आपने NaOH को H3PO4 से करवाया था ना सर, हाँ, न्यूट्रलाइज। हाँ बोलो सर, तो बैलेंसिंग फैक्टर ये भी तो होता है कि सर, बैलेंसिंग फैक्टर सर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+। हाँ, तो वही तो देख रहा हूँ, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन देख रहा हूँ। तो सर उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग फैक्टर 1 आ रहे हैं सर, क्योंकि NaOH का 1 मोल से एक ही H+ ना रिप्लेस हो पाएंगे सर। इसने पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए तीनों कर देगा। NaOH 1 मिलाओगे, 1 मोल से 1 आ जाएगा, 3 मोल से 3 नहीं रिप्लेस हो जाएंगे, है ना। 1 मोल से 1 हो जाएगा, 3 मोल से 3 रिप्लेस नहीं हो जाएंगे। हाँ, ये किसने कहा कि NaOH हमेशा एक NaOH एक H+ आयन को रिप्लेस करेगा, ये बोलो। एक NaOH एक H+ आयन को रिप्लेस करेगा, 3 NaOH से 3 रिप्लेस होंगे। इसीलिए जो है ना बैलेंसिंग फैक्टर, इसीलिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, लिखो अपनी कॉपी में, NaOH 3 NaOH, है ना, 3 NaOH plus H3PO4 will give you Na3PO4 plus 3H2O। आपका होमवर्क है सेक्शन ABCD, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ABCD आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ABCD आपका होमवर्क है, रेडॉक्स में, यस इट इज रेडॉक्स।
रिडॉक्स में होगा। ठीक है, ये क्लियर है नहीं क्लियर है बोलो। दोनों पार्ट कर सकते हैं वैसे तो आप, अगर आप कर पाए तो दोनों पार्ट कर लीजिए, है ना, दोनों पार्ट कर सकते हैं। सेक्शन ए बी सी डी आपको जो है ना पार्ट 1 में पार्ट 2 दोनों में कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ये पॉसिबल है कि जो है ना ये मैं संडे को आपका जो दोनों का कंबाइंड क्लास लगा सकता हूँ, है ना। 50% बोला था, ये सब करेंगे ना देवेश जो है ना, 50% न्यूट्रलाइजेशन ये सब चीजों की बात भी करेंगे, है ना, ये सब भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, एंड की जाए मीटिंग।